Hello all, this is Deepak Kumar and I welcome you all in my new channel ठाकुर साहब बिहार। दिल से फिर से नमस्कार। और आज का टॉपिक श्री नीतीश कुमार। तो दोस्तों, वक्त जाया ना करते हुए आप लोगों से एक आग्रह है कि कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे एक मोटिवेशन मिलता है, इससे कुछ जाता नहीं आप लोगों का, बस वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, बात शुरू करते हैं नीतीश कुमार जी के जीवन से, उनके जीवन के शुरुआती दिनों से। नीतीश कुमार जी और बिहार एक दूसरे के पूरक हैं। निश्चित रूप से 18 वर्षों से लगातार बिहार की सत्ता पर काबिज, और बिहार के लोगों में जन जन तक एक समय आया जब उनकी छवि, उनको नाम दिया गया सुशासन बाबू का। निश्चित रूप से बेहतरीन काम उन्होंने किया होगा, तभी सुशासन बाबू लोगों ने उन्हें कहा। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उनकी लोकप्रियता के ग्राफ में थोड़ी सी गिरावट देखी गई, अभी तक देखी जा रही है। 2014 के बाद से धीरे धीरे उनके सीटों की संख्या विधानसभा में 44-43 तक आ गई है, जो कि 100 से ऊपर हुआ करती थी। तो इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं नीतीश कुमार जी के शुरुआती ज़िंदगी के बारे में, उनके जन्म के बारे में। तो पटना जिला के बख्तियारपुर नामक एक कस्बे में, छोटा सा शहर बोलो, बाज़ार बोलो या कस्बा बोलो, गांव नहीं बोल सकते, बख्तियारपुर में उनका जन्म एक आयुर्वेदिक वैद्य का काम करने वाले उनके पिता, जिनका नाम था स्वर्गीय कविराज राम लखन सिंह, उनके घर में हुआ था 1 मार्च 1951 को। और उनके पिता भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले चुके थे, हिस्सा ले चुके थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य थे, राजनीति में रुचि रखते थे और कांग्रेस के लिए राजनीति करते थे। बाद में कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा का टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने भी जनता दल ज्वाइन कर लिया था शायद। तो नीतीश कुमार जी की शुरुआती शिक्षा वहीं बख्तियारपुर कस्बे में ही एक गणेश हाई स्कूल में हुई। 12th तक उन्होंने वहाँ किया। उसके बाद वो पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली और बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी ज्वाइन कर ली। ये 1972 की बात है। 1973 में नीतीश कुमार जी ने वैवाहिक जीवन में प्रवेश किया और मंजू कुमारी सिन्हा, जो कि पेशे से अध्यापिका थीं, उनसे उनकी शादी हुई और अध्यापिका के तौर पर ही वो रिटायर हुई। विगत कुछ वर्षों पहले, 7-8 वर्षों पहले, उनका स्वर्गवास दिल्ली के एक अस्पताल में हुआ। अभी नीतीश जी का एक बेटा है जो उनके साथ रहता है, जिसका नाम निशांत है, और वो भी पेशे से इंजीनियर है। अब बात करते हैं नीतीश कुमार जी के राजनीतिक जीवन के शुरुआत की। तो नीतीश कुमार जी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद नौकरी को ज्वाइन किया, लेकिन देश और राज्य की सेवा करने की भावना भरी हुई थी उनमें, और होनहार बिरवान के होत चिकने पात वाली बात है दोस्तों। उन्होंने 1973 में ही, शादी जिस साल हुई उनकी, उसी साल नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और जेपी आंदोलन में कूद पड़े। और जेपी आंदोलन से निकले हुए जो महान महान नेता आज बिहार में हैं, जो नामचीन हैं, उनमें एक नीतीश कुमार जी भी हैं। लेकिन संसदीय और विधानसभा की राजनीति में उनका आगमन 1985 में हुआ, जब उन्होंने निर्दलीय ही बिहार के किसी सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीतकर विधानसभा भी पहुंचे। उसके बाद 1985 में ही चुनाव जीतने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय लोक दल में युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी पदभार ग्रहण किया। पुनः 1989 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने हाथ आजमाया और लोकसभा चुनाव में भी वो जीते। चूँकि उनके भाग्य में लिखा हुआ था एक चमकता सितारा बनना राजनीति का, तो उन्होंने पार्लियामेंट में भी एंट्री की और उसके बाद जनता दल के नेता के रूप में बीपी सिंह की सरकार में उन्हें सबसे पहले 1989 में कृषि राज्य मंत्री बनाया गया। दोस्तों, यहाँ से उनके संसदीय जीवन की शुरुआत हुई और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद तो भूतल परिवहन मंत्री, कृषि मंत्री, रेल मंत्री, और माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बहुत ही खास और बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे नीतीश कुमार जी से। उनके कैबिनेट में वो रेल मंत्री भी रहे, कृषि मंत्री भी रहे, भूतल परिवहन मंत्री भी रहे। माननीय बिहार भाजपा के भीष्म पितामह माने जाने वाले नेता स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र, जो कि अटल जी के बहुत अच्छे मित्र थे, उनके होते हुए भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सन 2000 में
पटना के गांधी मैदान से नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया एनडीए गठबंधन से। ये बहुत बड़ी बात थी। ये एक इशारा था कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे ही और लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, 2000 में ही वो बने। किसी कारणों से वो सरकार 7 दिन तक ही चल पाई। उन्हें वापस केंद्र बुलाकर केंद्रीय मंत्री बना दिया गया और फिर 2004 में एनडीए गठबंधन के तहत उन्होंने चुनाव लड़ा। भारी बहुमत से जीत हुई, लालू राबड़ी राज का अंत हुआ। 2004 से अभी तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, अपने पद पर हैं। 19 साल करीबन होने को हैं। बीच में 6 महीना या साल भर जीतन राम मांझी को उन्होंने बनाया था, जिन्हें उन्होंने खुद ही उतार दिया। वो एक स्टाम्प मुख्यमंत्री थे। जहाँ तक मुझे लगता है कि उनको सिर्फ रिमोट कंट्रोल वाला मुख्यमंत्री जो बोल सकते हैं वो रखना चाहते थे। मांझी जी ऐसे नहीं थे, इसलिए मांझी जी को हटना पड़ा। फिर से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के पद पर हैं। अब बात आती है कि इतने बड़े नेता का इस तरह से लोकप्रियता में कमी क्यों आई। पहले तो वो लोकप्रिय हुए कैसे बिहार के जनमानस के बीच, ये जानते हैं। उन्होंने बहुत सारे समाज सुधार वाले काम किए दोस्तों, ऐतिहासिक निर्णय लिए। उन्होंने लड़कियों को पढ़ने के लिए जागरूक किया, हर लड़की को स्कूल जाने के लिए साइकिल का देने का योजना बनाई और बहुत सारे ऐसे काम जिनको मैं गिना नहीं सकता। भ्रष्टाचार से नो टॉलरेंस वाली नीति उनकी हमेशा से रही, जिसके चलते जनता के बीच में एक ईमानदार छवि आज तक उनकी बनी हुई है। बाकी जो भी हो, लेकिन उनको एक ईमानदार राजनेता, एक सुधारवादी राजनेता और एक धर्मनिरपेक्ष राजनेता के तौर पर भी देखा जाता है। तो दोस्तों, लेकिन जब 2014 जब आया, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया और उस वक्त नीतीश कुमार जी ने जो फैसला लिया था, जिसके चलते उनकी लोकप्रियता में पहली गिरावट आई, एक खास वोट बैंक के ध्यान में रखते हुए, एक खास वोट बैंक को खुश करने के लिए नीतीश जी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को साफ नकार दिया और एनडीए गठबंधन से अलग हो गए। 2014 के चुनाव में उन्होंने अलग से चुनाव लड़ा, बिल्कुल अलग। जदयू अलग चुनाव लड़ रही थी, लालू जी की पार्टी अलग थी, भाजपा अलग थी। और उसी वक्त ये नारा दिया गया था, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। नरेंद्र मोदी जी को डायरेक्ट चैलेंज करते हुए बिहार के राजधानी पटना के बड़े बड़े होर्डिंग जो 2 लाख रुपया में लगते हैं एक दिन के लिए, जहां 10-10 लाख रुपया एक सप्ताह का किराया लगता है, पूरे पटना को बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है कि होर्डिंग से पाट दिया गया। करोड़ों अरबों रुपए खर्च हुए पब्लिसिटी में इस स्लोगन के लिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की जो हवा थी वो तो विराट हवा थी। उस हवा में जाने कितने बड़े बड़े राजनेता उड़ गए। नीतीश कुमार जी का भी वही हश्र हुआ। मात्र 1 या 2 सीटों पर 40 सीट में बिहार में वो सिमट कर रह गए। मित्रों, 2014 के लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेवारी लेते हुए, नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए, नीतीश कुमार जी ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन 2015 में पुनः नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने और आज तक बने हुए हैं, लगातार बने हुए हैं। ये राजभोग है, ये उनके किस्मत में लिखा है कि सरकार उन्हीं की बनेगी, मुख्यमंत्री वो ही बनेंगे, भले ही सीट कितनी भी आए। आज भी 2023 के इस समय में उनकी पार्टी विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में उनको चैलेंज करने वाला पूरे बिहार में कोई नहीं है। दोस्तों, लोकप्रियता की ग्राफ में गिरावट की बात हो रही थी, तो पहली गिरावट मैंने आपको बताया कि एक खास वोट बैंक को खुश करने के लिए जो स्टेप उन्होंने उठाया, जो अपने 15 साल पुराने इतने विश्वस्त सहयोगी भाजपा को छोड़कर उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, ये भी एक कारण रहा सबसे पहला उनका कि उनके वोट बैंक में, उनके लोकप्रियता में गिरावट आई। दूसरा सबसे बड़ा कारण रहा कि 2015 के विधानसभा चुनावों में जब वो
चुनाव प्रचार में थे, तो एक सभा के दौरान कुछ जीविका दीदियों ने पीछे से नारा लगाया कि शराब बंद करो, और मजाक मजाक में ही नीतीश जी ने कह दिया कि मुझे फिर से जिताकर भेजो, मैं शराब बंद कर दूंगा। संजोग ऐसा हुआ कि नीतीश जी पुनः मुख्यमंत्री बने और 2016 में जीविका दीदियों से किए गए वादे को पूरा करते हुए नीतीश कुमार जी ने बिहार में 1 अप्रैल 2016 से संपूर्ण शराबबंदी लागू कर दी। शराबबंदी भी ऐसी नहीं कि जैसी गुजरात में है, सिक्किम, मणिपुर वगैरह में आंशिक रूप से शराबबंदी है। यहाँ पूर्ण शराबबंदी हुई। शराब पीना, पिलाना, लाना, ले जाना, बेचना, बेचवाना सब अपराध की श्रेणी में आ गया। इतने कड़े दंडों का प्रावधान किया गया एक्साइज एक्ट में, जो कि कभी हुआ नहीं था। इस पर कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, नीतीश जी को फटकार भी लगाई सरकार को कि इस तरीके से तो हम लोग कोई केस देख ही नहीं पाएंगे। सिर्फ शराबबंदी, चूँकि कुछ ही दिनों में लाखों केस शराब से जुड़े और करीब 4 लाख लोगों को नीतीश जी की सरकार ने जेल भेजा शराब पीने के जुर्म में, जो कि पूरे देश में जुर्म नहीं है लेकिन बिहार में जुर्म बना दिया। मैं शराबबंदी के खिलाफ नहीं हूं दोस्तों, मैं शराबबंदी का समर्थक हूं। मुझे पता है ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत बुरा हुआ इस कानून का। शराब सुनता हूं, मुझे पता नहीं है कि मिलती तो हर जगह है, दिखती नहीं। पता नहीं किधर मिलती है, लेकिन जब लोग बोलते हैं तो शायद मिलती ही होगी। आई डोंट नो कहाँ मिलती है। लेकिन कुछ लोग हैं, तस्कर हैं, जो कि शराब की सप्लाई अनवरत जारी रखे हुए हैं। तो लोकप्रियता के ग्राफ में गिरावट का दूसरा कारण शराबबंदी भी रहा। चूँकि कुछ भी है तो ये खाने पीने की चीज़ है, बहुत सारे लोगों की ज़रूरतें हैं, बहुत सारे लोग एज मेडिसिन भी शराब लेते हैं, बहुत सारे लोग एंजॉय के लिए लेते हैं। और निश्चित रूप से इन सब चीज़ों से जनता पर असर पड़ता है कि भाई ये क्या हुआ, ये तो डिक्टेटरशिप हो गया कि ये खाओ मत, ये पियो मत। लेकिन अच्छी चीज़ थी, सब दलों ने इसका समर्थन किया था, आज तक समर्थन कर रहे हैं। जो दल विरोध में भी हैं, जिस दल में पीने वाले नेता हैं, लेकिन वो भी बोलते हैं भाई शराबबंदी बड़ी अच्छी चीज़ है। तो हमहू कह दीन कि शराबबंदी अच्छी चीज़ है, बढ़िया चीज़ है भी वैसे। तो दूसरी लोकप्रियता में ग्राफ में गिरावट का कारण शराबबंदी रहा। और तीसरा और सबसे प्रमुख जो कारण रहा इनकी, नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता में गिरावट का, जो कि ये बार बार दल बदल लेते हैं, कभी एनडीए के साथ तो कभी महागठबंधन में, कभी लालू जी के साथ तो कभी भाजपा के साथ। तो इस सब से भी जनता में इनकी एक नकारात्मक छवि प्रस्तुत हुई। और सुशासन बाबू, भ्रष्टाचार से समझौता न करने वाले नेता के रूप में जो इनकी छवि थी, जिसका वादा करके इन्होंने लालू लाबरी राज को चैलेंज किया, उसके भ्रष्टाचार से जनता को निजात दिलाने के लिए वोट मिला, मुख्यमंत्री बने, फिर उन्हीं के साथ हो गए। इन सब चीज़ों से भी उनकी लोकप्रियता के ग्राफ में बहुत गिरावटें आई। और फिर भी कुछ भी गिरावटें आए, लेकिन मैंने पहले ही कहा वीडियो में कि राजभोग लिखा हुआ होता है, वो लिखा हुआ था। आज भी मात्र 44-43 सीटें हैं, मात्र तीसरे नंबर की पार्टी है नीतीश कुमार की जदयू बिहार में, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री के सिंहासन पर नीतीश जी ही बैठे हैं। उनको चाचा पलटू राम की उपाधि उनके परम प्रिय तेजस्वी भतीजे जी ने ही दी थी, और ये उपाधि उन पर सुट भी बैठती है, मुझे जैसा लगता है। इसलिए इससे ज़्यादा क्या बोलें। नीतीश कुमार जी के बारे में शुरू से अंत तक जितना मैं बोल सकता था, विश्लेषण कर सकता था, किया। आप लोग भी अपने अपने तरीके से विश्लेषण करें, मेरे इस प्रस्तुति को अपने तरफ से मूल्यांकन करें और बताएं कि कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो। और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सूचित करना एक लाइक दबा के, और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को दोस्तों। उससे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है कि ऐसे अच्छे वीडियो फिर लेकर आएँ, किसी के बारे में, किसी नए टॉपिक पर, किसी नई जगह से। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। नीतीश कुमार जी के बारे में जो भी मैंने बताया वो किसी इंटेंशनली नहीं बताया। मेरा कोई अपना खास पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ना मैं किसी पार्टी विशेष का कार्यकर्ता या नेता हूं। मैं एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट की हैसियत से ये वीडियो बना रहा हूं। और अगर मेरे वीडियो से किसी को कोई दुख पहुंचता है तो मैं पहले ही खेद प्रकट करता हूं। डिस्क्लेमर वीडियो के स्टार्ट में दिया हुआ है, देख सकते हैं। फिर भी कोई आपत्ति हो तो संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आपका अपना भाई दीपक कुमार आपके लिए बहुत जल्द फिर से नई वीडियो के साथ आपसे मिलने आ रहा है। नमस्कार।